डीएससी के मीडिया में आप सबका खुशामदीद। वेलकम टू डीएससी के मीडिया। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्वेस्टिंग इन लीडरशिप के नाम से होने वाला ये तरबियती प्रोग्राम, जिसके कई सारे वीडियोस अब तक हमने आपकी नज़र किए हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस तरबियती प्रोग्राम के आखिर में होने वाला पैनल डिस्कशन अब हम आपकी नज़र कर रहे हैं। आपको बताते चलें, हमारे मेहमान शुरका कुछ इस तरह से हैं: मोहम्मद शबीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर शुपैया, फिरदौस अली, प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सहूरा, नासिर हुसैन, एक्स प्रिंसिपल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनके साथ हम कलाम होंगे रोहित गुल, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो चलिए, लेट्स बिगिन द पैनल डिस्कशन। What are the different aspects of effective resource planning? We have learned a lot from him. Sir, it's about clusters. It's about cluster management. What are the different aspects of effective resource planning and resource sharing within a cluster? And what are the best practices that can be considered for application? But that's not. It was very clear from the keynote address that the slack that came into cluster system due to a government order, whereby it was said that cluster head is transgressing his authority over IDOs and COs in the manner of rationalization. So sir, इसमें main focus जो MPT में था that was resource sharing. मगर हमने शायद हमारे cluster head ने शायद इसमें देखा कि human resource was to be shared, but more focus was on infrastructure, material resources. सर, यूसर रिपोर्ट की बात आपने की, तो उसमें आप देखते हैं there is deficit of infrastructure. We are all aware of it. We don't need any surveys. We don't need somebody else to tell us that there's a material deficit in our primary, middle, and even some high schools. If we take the example of ICT labs, libraries, laboratories, even playfields, most of our high schools don't have. Even due to the fact that Samagara is giving a lot of funding for creating infrastructure and for providing material resources to high schools and higher secondary schools, we find that हमारे जो higher secondary schools में वहाँ पे adequate resources ही नहीं है, वहाँ पे surplus resources हैं जिनको share किया जा सकता है। तो ये cluster system जो है it can turn around educational standing. सर, हमारे पास अक्सर प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स में लाइब्रेरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वक्त एक्स्ट्रा डिजिटाइजेशन की वजह से हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि हमने जब पढ़ा तो हमने हार्ड कॉपी हाथ में लेकर पढ़ा, चाहे वो नॉवल थी चाहे एकेडमिक बुक थी, तो हमने हार्ड कॉपी। तो इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर डिजिटल की ओर जा रहे हैं, तो हम यहाँ से किसी न किसी तरीके से उनको वापस लाना चाहते हैं कि वो जाहिर किताब हाथ में पढ़े। मगर साइमल्टेनियसली हमें पता है हमारे मिडिल स्कूलों में, लेकिन हमारे हाई स्कूलों में लाइब्रेरीज नहीं है, मगर हमारे हाई सेकेंडरीज में है। तो मैं आपको अपने हाई सेकेंडरी की एक सक्सेस स्टोरी बताऊं सोहरा की। तो हमारे यहाँ हम अपने क्लस्टर स्कूलों से बच्चों को लाते हैं, उनको लाइब्रेरीज में बिठाते हैं, उनको आईसीटी लैब्स में लेते हैं, उनको मूवीज दिखाते हैं, एजुकेशनल मूवीज। इसके अलावा हम अपनी लेबोरेटरी उनके साथ शेयर करते हैं, तो प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो सब हम इनके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारे क्लस्टर में स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं और इवन टीचर्स भी, उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत रेज होता है। वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट समझते हैं अपने एक अच्छे हायर सेकेंडरी का। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें हमारे एक सीओ साहब जो हमारे श्रीनगर के थे, तो इन्होंने एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमारे टीचर्स जो हैं वो वहां लैंग्वेज, मैथ्स और साइंस टीचरों को ट्रेन करते थे, और ये 2 वे प्रोसेस था।
हम वहां से भी टीचर्स को लाते थे और इनको अपने हायर सेकेंडरीज में उनकी सर्विस यूटिलाइज करते थे, उनकी एक्सपर्टीज यूटिलाइज करते। तो सर एक तरह से इस क्लस्टर सिस्टम को एक बार फिर रिवाइव करने की जरूरत है। जो हमारे सरप्लस रिसोर्सेज हैं उनको अपने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स के साथ शेयर करने डॉक्यूमेंट्स जो हमारे हैं वो पढ़ें अच्छी तरह, खासकर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा स्कूल एजुकेशन के लिए आया है या नेशनल स्टेज के लिए आया है, उसमें ध्यान दे देख ले क्या है उसमें, क्योंकि वही हमारा वे फॉरवर्ड है, उसी से हमारी पेडागॉजी चलेगी, उसी से हमारा करिकुलम जो है वो ड्राइव होगा। तो उसमें इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी हम सबके लिए कि खासकर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों, पहले तो हम खुद पढ़ें, फिर जो हमारे क्लस्टर में उस असातिज़ा हैं खासकर उसको भी उनका जवाब दें, एंड देन वी सी टू व्हाट आर द एक्चुअल नीड्स क्या होती हैं, वो हम फिर आगे कम्युनिकेट करें डाइट्स को, एससीईआरटीज को, ताकि ट्रेनिंग नीड्स भी सामने आए। सर जी, जैसे आपको सही बताया उसमें सार्थक 1 है और सार्थक 2 है और रोड मैप है, इन चीजों को किस तरह से सही सर, सो दिस इज राइट। नाउ शबीर सर आपकी तरफ हम फिर आते हैं। इसमें बेसिकली जो थीम है या जो क्वेश्चन है दैट्स वेरी स्पेसिफिक। इट्स अबाउट हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में SEDGs हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जिसमें हम सारे आते हैं, चाहे उसमें चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स हैं, चाहे उसमें हमारी गर्ल्स हैं, चाहे उसमें मार्जिनल सोसाइटी में जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, कम्युनिटी से जो आते हैं, उनके बारे में है। तो स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं कि हाउ कैन ए प्रिंसिपल और क्लस्टर हेड क्रिएट अ स्कूल कल्चर, इट्स अबाउट स्कूल कल्चर, माहौल क्या रहे स्कूल में, not only values diversity but also actively works to dismantle systemic barriers जो हमारे पास इस वक्त हैं, खड़े हैं, जो इन तबकों को, जो हमारी ये सोसाइटी, ये बच्चे हैं हमारे, इनको रोकते हैं स्कूलिंग से, that hinder the success of marginalized students, ensuring equitable outcomes for all, because we believe in equity, equitable education हम देते हैं सबका as per needs। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं अपने प्रिंसिपल साहिबान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। आज की डेट में एक टीचर जो है उसके लिए क्लासरूम के अंदर पढ़ाना ही काफी नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर हम NEP 2020 को लेके चलेंगे, उसमें देखेंगे कि वहां पे दिया गया है बहुत सारे पैराज में ये लिखा है कि इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू इम्पार्ट इक्वल हाई क्वालिटी एजुकेशन। अब उसमें यह है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होता है, हमारे मान लो 400 या 4000 या 5000 टीचर हैं, तो उसमें कुछ टीचर बहुत ही जीनियस होते हैं, लेकिन जब बच्चे का राइट फिक्स किया जाता है तो फिर ये बनता है कि सभी स्कूलों के अंदर बच्चे जो हैं, हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम उनको इक्वल क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करें, और ये तभी पॉसिबल है जब सभी टीचर इक्वल होंगे। तो इसके लिए यह है कि हमें टीचर को इंस्पायर मोटिवेट करना है, ताकि हमारे टीचर जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझें और वो अपने सामने एक टीचर आईने की तरह फिक्स करें, उसको चुने, देखे कौन सा उनके सामने जो है उनका एक गाइड ड्राइवर रहेगा जो सबसे अर्जेंट है, और फिर टीचर अपने आप को उसके बराबर काबिल और लायक बनाने की कोशिश करे। और दूसरी बात यह है कि देखिए हर टीचर को अमीर बनने की कोशिश करनी है। अमीर की शर्त बात है कि उसके ज्यादा से ज्यादा शागिर्द जो है बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो। जब हम कहते हैं ना कि मेरा जो फलां शागिर्द है जनाब वो तो इस वक्त DC साहब काम कर रहे हैं, वो इस वक्त KS ऑफिसर है, या मेरा शागिर्द जो है वो डॉक्टर साहब है, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो कितना सुकून आदमी के दिल को होता है जब नौजवान टीचरों में हम ये कंसेप्ट पैदा करेंगे कि वो आज से ही अपने जहन के अंदर ये चीज लेके चलें कि वो ज्यादा से ज्यादा इस किस्म के शागिर्द पैदा करें, कल जो समाज के इन बड़ी बड़ी ओहदों पे हों, बड़ी कुर्सियों पे और समाज की बेहतरीन खिदमत करें। तो जब टीचर को हम मोटिवेट इंस्पायर करके काम पे लगा लेंगे, टीचर कमिटेड हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए कोई भी मामला जो है मुश्किल नहीं रहेगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि पैदा कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज की डेट में हमारी एक खोज रहती है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके लिए हम सर्वे करवाते हैं, ये देखते हैं कितने बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप देखेंगे कि हमारे क्लस्टर के अंदर या जोन के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बच्चे हैं उनको हमने स्कूलों में लाने की कोशिश करनी है, तो हमारी बच्चियां जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी। अगर ऐसी कोई बच्ची हमें नजर आती है तो हमने उसको स्कूल में लाने की कोशिश करनी है, पेरेंट्स को इंस्पायर मोटिवेट करना है। और आज की डेट में बच्चों की तालीम जो है वो बच्चों की नस्बत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो हर एक करता है, क्योंकि हमने फीमेल्स को वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना है, और एम्पावरमेंट तभी पॉसिबल होगी जब हमारी बच्चियां जो है एजुकेटेड होंगी, वेल क्वालिफाइड होंगी। ये मामला हो गया हल। अगर हम स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात करें उसके हवाले से ये कहना चाहूंगा, उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ये बच्चे जो है स्पेशली एबल्ड तो होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं।
उन्हें सिर्फ हमें फिजिकली मूवमेंट में आगे जाने में मदद की जरूरत रहती है। आपको मालूम होगा कि समग्र शिक्षा में उनके लिए बहुत सी फैसिलिटीज समग्र शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो आपने देखना है कि अगर किसी का कोई बच्चा आपके क्लस्टर में है तो आपने उसके लिए कौन सी फैसिलिटी किसकी जरूरत है, बहुत सारी एड्स बच्चों के लिए होती हैं। हाँ, अगर उसमें बच्चे कमजोर हैं, स्लो लर्नर्स हैं, वीक है बच्चे, तो उनके लिए हमने फिर अपने स्कूलों के अंदर एक्स्ट्रा पीरियड अरेंज करने हैं ताकि उनका लेवल जो हम इनहांस कर पाए, उनको इस काबिल बना दें हम कि वो आम बच्चों के साथ शामिल होकर अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकें। हमारे जनरल बच्चे भी हो सकते हैं, स्पेशली एबल भी वीक हो सकते हैं। और मैंने जब मैं प्रिंसिपल, मैंने वाकई 13 साल ऐसे प्रिंसिपल काम किया, उसमें मैंने मेरी एक तजर्बा थोड़ा सा आपके सामने शेयर करूंगा कि वैसे अपनी बात बताना तो गुनाह होता है, लेकिन क्योंकि अब मैंने फिजिकली किया है इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैं जब एक डे स्कूल में जाके मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ एक दिन 9वीं 10वीं पढ़ाने वाले टीचर मास्टर साहिबान मेरे सामने आगे, जनाब यहाँ 9वीं 10वीं में इतने बच्चे हैं जो बहुत ही कमजोर है और हम इनको क्लासरूम के अंदर पढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो मैंने सोचा 2000 मिनट के लिए, तो मैंने कहा एक बात है, आपकी सर्विस 15 साल 16 साल 20 22 साल हो चुकी है, आपका भी तजुर्बा होना चाहिए कि ऐसे बच्चों से कैसे डील करना है। मैं आपको 24 घंटे देता हूँ, कल आपने खुद इस पे सोचना है मिल बैठ के और मुझे फैसला सुनाना, मेरे सामने एक प्लान बना के ले आओ कि आप इन बच्चों को कैसे इंप्रूव करेंगे। और अगर नहीं आप दे पाते तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इन्होंने इतनी सर्विस पे रिकॉर्ड करूंगा कि आप इन्होंने इतनी सर्विस जो है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड की है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सर्विस के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी इनहांस होना चाहिए। आपके मन बैठ के काम करने से बात नहीं बनेगी। और खासकर आज की डेट में एनईपी 2020 को अगर हम ले लेंगे, अगर हम इसको फुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो हम इस सिस्टम में रह नहीं पाएंगे, हमें ये गवर्नमेंट होल्ड कर देगी, ये समझना है आपने। क्योंकि एक पॉइंट पे मेरा फोकस है, जहां मैं एज ए सीईओ जाऊंगा वहां इस पे मैंने जोर देना है, इक्वल हाई क्वालिटी एजुकेशन। मेरा ये रोल रहेगा कि मैं सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए लाने की कोशिश करूं। तो जनाब क्या हुआ कि दूसरे दिन वो सभी जो थे उन्होंने कहीं जाके मीटिंग करी, फैसला किया और दूसरे दिन मेरे पास एक प्लान बना के दिया है कि हमें एक पीरियड जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट करके दिया जाए टाइम टेबल में, हम इनको पढ़ाएंगे जब तक ये इम्प्रूव होते। तो मैंने फॉलो कर लिया, कोई मुश्किल काम था नहीं। और 45 दिन के बाद खुद आते हैं मेरे पास, जनाब अब ये बच्चे इसका खैर बीच में मैं क्लास को उसको मॉनिटर करता रहा, जाता रहा मैं क्लास में। अब मॉनिटरिंग के एतबार से मैं एक तजुर्बा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे पहले ऑफिसर्स ने भी यहाँ बताया आपको, पैड होता था उस पे वो ऑब्जर्वेशन नोट करते थे। अगर कोई अच्छी चीज वहाँ टीचर की ऑब्जर्व करते थे तो लेसन एंड होने पर वो तालियां बजवाते थे, शाबाश कहते थे, जो भी यहाँ बयान करते थे। अगर वो टीचर की कमी नोट करते थे तो उनका कहना था आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, और वहां इंडिविजुअल जाके अकेले में बताते थे, ओपन नहीं बताते थे। उससे क्या हो गया कि वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था, जो भी टीचर थे वो तैयारी करके आते थे। ये आपके लिए एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि अगर हम टीचर्स को साथ लेके चले, टीचर को तैयार करें, टीचर की एक्टिविटी और काबिलियत जो भी है उनके अंदर जो है उसको पूरा यूज करने की कोशिश करें और फिर उनको साथ हम लेके चले, तो हम अपने अदारे के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो बीएड ट्रेनिंग होती है उसमें एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड पेडागॉजी। वो पेडागॉजी का मसला वहां भी कवर हो जाता है। मैनेजमेंट आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, टीचरों के लिए भी है। तो उसमें अगर आप उस बेसिकली बदनसीबी ये होती है कि हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं ना, उसको एग्जामिनेशन आप पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिस। We want to Dr. Nasir Hussain once again. Sir, basically it's about community participation. Basically when we talk about national education policy or any other document, it says that education as per the aspirations of the community. And second thing that they say is that community should own the system. They should own our schools. So this is very important for our school heads to understand what is the community ownership and how can it be achieved. So the question goes to you, sir. It is how can I involve community for school transformation process, especially with regard to ensuring minimum basic schooling facilities. Sir. ये भी एक माकूल सवाल है। तो जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि स्कूल जो है इट इज़ अ स्कूल इकोसिस्टम। तो इसके जो टॉपिक लेवल्स है उसमें कम्युनिटी का भी बहुत अहम रोल है। तजुर्बे में आया है जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं स्कूल, वो तमाम पेरेंट्स तो आते नहीं हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में एक प्लान डिवाइस किया था कि मैं स्कूल था, वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज रहती थी, वहाँ लैंग्वेज बैरियर भी होता था। तो मुफ्ती साहब से तय किया था मैंने, कोई 5-10 मिनट में निकाल के जुमा के दिन ही नंबर पर खड़ा होता था
और कुछ एरियाज मैंने लिए थे, आइडेंटिफाई किए थे, मुफ्ती साहब ने कुछ एरियाज और मैंने। हमारा एक ही गोल था कि इस नॉलेज को हम कैसे डिसमिनेट करेंगे होते थे। और जो वोकेशनल सब्जेक्ट मेरा था वहाँ भी मुझे मदद लगता था इसके जरिए, ताकि जो आर्टिजन्स वहाँ के थे उनको रीच आउट करें। फिर वो स्कूल में आते थे, क्योंकि स्कूल हमारा जो है स्कूल तो इकोसिस्टम ही है, ताकि स्कूल को नॉलेज हैबिटेट बनाने में तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर इस दौर में जबकि कुछ और चैलेंजेस जो है इमर्ज हुए हैं, मतलब इमोरलिटी, ड्रग एडिक्शन। तो इस हिसाब से स्कूल एंड दिस पब्लिक प्लेसेस इनका तो बहुत ही इफेक्टिव रोल रहता है, ताकि हम एक सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी को हम तैयार कर ले, जिसमें ये नेगेटिव टेंडेंसीज न हो, ये ड्रग एडिक्शन की जो वबा है इसको दफा करने में स्कूल और मस्जिद का अगर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रहेगा, जो कि एनईपी का भी मानना है कि थ्रू कोलैबोरेशन, थ्रू टीम वर्क हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकेंगे और अपनी सोसाइटी को हम एक वेलफेयर सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Thank you, sir. Basically, we need to work very closely with community because our schools belong to them, our children belong to them. So we need to work in tandem with community and especially with parents. So that's the message from you, sir. Then we will move on to Mr. Firdaus, sir. Firdaus, sir, we know that nowadays is the age of technology. So we need to just have the intervention of technology at every point of time, whenever we need it. Because we need this technology for quick work and all those things. And so far as monitoring, supervision, anything related to school work, so we can make use of technology. So my specific this theme is that what are the technological interventions that can be utilized for effective monitoring, supervision and collection of vital data for centralized processing and decision support system, because that's very important. When we start collecting data, अगर उसमें टेक्नोलॉजी नहीं डालते तो उसमें देरी लग जाती है और प्रॉपर्टी कंपाइल भी नहीं होता। तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? कितने टीचर्स हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे स्कूलों के अंदर कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, ये एक डैशबोर्ड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे समग्र शिक्षा में एक ऐप बना दी जो हमारे सारे टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के फोन में अवेलेबल है। 10 बजे स्कूल खुल जाते हैं, 10:10 पे एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है जहां पे हमारे डायरेक्टर साहब को, जहां पे एसपीडी, सोनोग्राफ या और भी जितने भी इसमें जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर्स हैं, दे डेफिनेटली काउंट करो कितने लोग हैं जो अभी भी एब्सेंट हैं या कितने लोग हैं जिनकी अभी भी लीव अप्रूव नहीं हुई या ड्यूटी उनकी अप्रूव नहीं हुई। तो इसी तरह से जितना भी हम पेडागोजी, पढ़ाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स, तो इसलिए आजकल आप देखते हैं हमारे जो कंट्रोलिंग ऑफिसेस हैं, जोनल लेवल पे, चीफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डायरेक्टरेट लेवल पे, आजकल जो भी कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो पहले अगर आप देखिए एक रनर भेजना पड़ता था, वो जाता था हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारा डाक लेके हमारी इंफॉर्मेशन लेके। आज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गूगल फॉर्म्स के जरिए से सब सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं और वो सेंट्रली एक जगह पे प्रोसेस होके उनका एक्सेल शीट बना के उससे बहुत सारी चीजें एक्सेस की जा सकती हैं। तो कोई भी काम जो है उसका डाटाबेस जो है वो बनना चाहिए, मगर ये डाटाबेस बनाना ही नहीं है, उस डाटाबेस से फिर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालने हैं और उन कंक्लूजन्स को लेके आपका जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, देखिए सर, वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट ह्यूमन रिसोर्स इज इंटरैक्टिंग विद ह्यूमंस, बच्चे। तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं और साइमल्टेनियसली अगर इसे हम देख रहे हैं, हमें ये बताया गया, ये तो खुशकिस्मती है कि मेरे ख्याल में जब हम एलिवेट हो गए प्रिंसिपल्स तो हमसे पहले वाले लोग जो थे उनको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमको इंडक्शन कोर्सेज कराए जाते हैं। फिर जब हम हुए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
जब भी हमारे सामने कोई इशू आता था, जो हमारे सुपीरियर्स थे, तो वो सिर्फ ये लिखते थे हमें वहां से कि रिजॉल्व द इशू एज पर CSR और GFR, या जो फाइनेंशियल रूल्स उस वक्त एप्लीकेबल होते थे। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ता था। हमें जो हमारे सीनियर्स थे, लकीली वो वेल वर्स्ड थे। तो आजकल की जो जनरेशन है, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, हमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे डिपार्टमेंट में, जिनसे ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती थी कि रूल्स क्या है, उनको फॉलो कैसे करना है। जैसे अभी लीव रूल्स की बात हो गई, जैसे CSR की बात हो गई, तो सर हमारे जो सीनियर्स हैं, जो डिपार्टमेंट छोड़कर निकले हैं, वो एनसाइक्लोपीडियाज थे वाकई में। हर एक चीज के बारे में एट द टिप ऑफ द टंग वो उस इशू के बारे में बताते थे। तो आजकल टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपर्ट्स जो है, एक इंटरेक्शन उनसे कराई जा सकती है। जरूरी नहीं है वो अपने घरों से बाहर निकले। आजकल हमारे पास वेबएक्स है, जूम प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, विदाउट हैविंग एनी बजटरी एलोकेशन, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग्स और डेटा कलेक्शन बहुत सारा किया जा सकता है। एक स्कूल हेड जो है, अगर उसके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप सामने होगा, एक गूगल फॉर्म बना के जितने भी 50 के 50 टीचिंग नॉन टीचिंग लोग उसके इंस्टीट्यूशन में है, तो वो कितने बजे क्लास के अंदर गए, उस क्लास में टोटल रोल कितना है, एनरोल्ड कितने हैं। Sir, finally, go to research. Sir, we have entered into the 21st century. With the advent of this century, we have certain challenges. We are approaching certain challenges in education in every field of life. So, a national education policy has given some inputs regarding 21st century skills to be inculcated among students. So, we go into the class. हमारे lecturers, teachers पढ़ाते हैं क्लासरूम में. वो नॉर्मली लेक्चर दे देते हैं, वो चाहे किसी भी साइंस का दें, सोशल साइंस का, किसी भी चीज का दें, लेकिन कहते हैं कि साथ साथ उनमें बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स भी इनकलकेट होनी चाहिए। जैसे हम 2-3 बातें बता दें, जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बातें बता दें, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात बता दें, जैसे हम क्रिएटिविटी की बात बता दें, जैसे हम कोलैबोरेशन, जो 4 C's है हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स की। सो कैसे करें सर, एक स्कूल में एंजॉय बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स कैसे इनकलकेट करें along with other teaching learning process, and इसके साथ आप सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे दीजिएगा फाइनली। उसकी कॉपी आपके पास नहीं है। बेसिकली इसमें यह है कि गवर्नमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा था इसलिए कि इंजीनियर बनने के लिए, और इस सारे पीरियड के दौरान मैंने ये देखा आज की डेट में ना हमारे बच्चों के जहन में या पेरेंट्स के जहन में एक फोबिया आ चुका है कि मैथमेटिक्स ये टॉप सब्जेक्ट है। असल में क्या होता है, इसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए थी, हमें किस तरह से प्रॉपर वे से पढ़ाना था। जब स्टार्टिंग में हम बच्चों को 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ाते हैं, जिस कैपेसिटी या जिस कैलिबर का हम बच्चों को एफिशिएंट हमें बनाना था, हम उतना नहीं बना पाते। असल में क्या है कि एजुकेशन में एक सब्जेक्ट रहता है इंटेलिजेंट कोशेंट। आईक्यू के बेसिस पे अगर हम बच्चों को जनरली डिवाइड करें तो जनरली स्पीकिंग हम मैन 6 कैटेगरीज में बांटते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वो बच्चे जिनका आईक्यू 140 से अबव होता है वो बहुत ही जीनियस बच्चे होते हैं, वो लर्निंग में भी बहुत शार्प फास्ट होते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी तेज होती है। बाकी वाले बच्चे जब उसको देखते हैं ना, जीनियस बच्चे को, तो ये सोचते हैं उसके लिए पढ़ाई आसान है, हमारे लिए मुश्किल है। अब बेसिकली इसका मैं मुख्तसर बताऊंगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए था कि हर टीचर जो है ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन बच्चों को नेचुरल नंबर के ऊपर अच्छी तरह पढ़ा सकता है। अब पढ़ाने के समय आते हैं ताकि प्रैक्टिस करवा के हम 5 कैटेगरी के बच्चों को, जो पहली कैटेगरी वाला बच्चा है उसके बराबर, या अगर हम प्रैक्टिस कराएंगे तो ये बच्चे उससे भी जीनियस बन सकते हैं। वहां हमारी कमी रहती है, उस पर हमें कुछ करने की जरूरत रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें या अगर किसी लैंग्वेज की बात करें, मैंने असेसमेंट की जिन सब्जेक्ट्स में ना, मतलब जिन क्लासेस में हमारे जो है 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, वहां 12 या 13 वर्ड की तादाद भी फिक्स रहती है, वहां बच्चे ज्यादा वर्ड सीख सकते हैं। लेकिन मैंने इसी का एक टोटल लगाया कि अगर कायदे वाले बच्चे को फर्स्ट प्राइमरी वाले को एक ही वर्ड सिखाएं, इस तरह चलते चलते 12वीं वाले को 12 वर्ड, तो मैंने इसका टोटल जब लगाया तो ये 28,000 वर्ड से अबव वोकैबुलरी बच्चे की बनती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे की इतनी वोकैबुलरी हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और इसकी बुनियाद यही है कि हमें मैथमेटिक्स के ऊपर जोर देने की जरूरत है। वहां बच्चे जो है उनके ज़हन में फोबिया पैदा हो जाता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता है। तो अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो फिर ये मैथमेटिक्स जो आज की डेट में ये वाइडली यूज होता है, हर फील्ड में यूज होता है और हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल है। अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो फिर हमारे बच्चे जो हैं, हाँ उससे आगे मैं टॉपिक पे आता हूँ। एनईटी 2020 में ये जो क्वेश्चन मेरे लिए था, इसका मुकम्मल सॉल्यूशन है। जब बच्चा हमारा जो है ना, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, जब उसे एतमाद हो गया अपने आप के, मैं सीख सकता हूँ, मेरे लिए कोई दुश्वारी परेशानी नहीं है। अब यहाँ जब पहुंच के तो फिर उससे आगे हमारा ये रोल बनता है कि हमने बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देना है। हमने बच्चों को करेगा, वो ये ट्राई करेगा कि मेरा ही ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए और तरीका हम रोटेशन बेसिस पे बना सकते हैं, ताकि बच्चों में ना वो स्किल जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है या लीडरशिप के स्किल सभी ये टारगेट अगर आप अचीव कर पाते हो तो आप बाद में उनको भी क्रॉस कर पाओगे। तो इस तरह से काम करेंगे, टीचर ऑब्जर्व करेगा और इस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हमारे इस एनईटी 2020 में, इंटीग्रेटेड लर्निंग है, डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग है, जब बच्चा